तो साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर संजीव कुमार से आप परिचित हैं। वे सुप्रसिद्ध कानूनविद हैं। उनका जो करियर था वो कानून के विशेषज्ञ के रूप में रहा। उन्होंने कानून के क्षेत्र में भी अनेक पुस्तकों की रचना की है, करीब 36 पुस्तकें। और आप उन्हें जानते हैं सुप्रसिद्ध कवि के रूप में, और आप उन्हें जानते हैं अन्य विधाओं में काम करने वाले व्यक्ति के रूप में, अनुस्वार के योग्य संपादक के रूप में, इंडिया नेट बुक्स के संस्थापक के रूप में। और अगर हम उनका परिचय और आगे दें तो उन्होंने 100 से ज्यादा पुस्तकें अब तक तैयार कर चुके हैं, वो लोग लिख चुके हैं। और उनकी अभी नई हाल की पुस्तक है लंकेश्वर, जिसमें रामायण को नई दृष्टि से देखने की एक का प्रयास किया गया है। वो शीघ्र ही आपके हाथों में होगी। और इसके अलावा हम जानते हैं कि उन्होंने अब तक वे 14 खंड काव्य लिख चुके हैं। उनके काव्य संग्रह है जिनकी संख्या करीब 50 के आसपास है। और बाल साहित्य में भी उनकी 6 रचनाएं, 6 पुस्तकें हमें मिलती हैं। आलोचना के ग्रंथ हैं उनमें, जिनमें महादेवी वर्मा उन्हें विशेष रूप से प्रिय हैं। इसके अलावा उन्होंने संपादन कार्य किया है। और विशेषता यह है कि वे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में सिद्धहस्त हैं, और दोनों ही भाषाओं में समान गति से रचना करते हैं। और उन्हें अब तक लगभग 50 सम्मान विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे सुप्रसिद्ध हमारे साथी डॉक्टर संजीव कुमार का जन्म से हम शुरुआत करते हैं। दरअसल किसी भी साहित्यकार को समझने के लिए उसके जीवन की जानकारी होना, उसके काम को ज्यादा अच्छे ढंग से समझने, परखने और उसमें से अर्थ निकालने में बहुत मदद करता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर संजीव कुमार के जन्म की कुछ बातों से, उनके जीवन से परिचित होने के लिए। उनका जन्म 4 फरवरी 1960 को, जो अभिलेख के अनुसार है, कानपुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का बहुत सुप्रसिद्ध जिला है, उद्योग की दृष्टि से भारत में स्थित है। और उनकी शिक्षा हुई है एमकॉम उन्होंने किया, एलएलबी की, पीएचडी की, एफसीएमए किया, एफसीएस किया, सामान्य प्रबंधन एमआईटी बोस्टन यूएसए से किया, पीजीडीआईपीआर किया, कोबोल में प्रोग्रामिंग भी की उन्होंने आईआईटी कानपुर से। तो संजीव कुमार जी, मैं आपसे बात करना चाहूंगा शुरू में कि आप हमें कृपया अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएं, जब आपने होश संभाला और आपने पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया। बचपन में आप कैसे ध्यान से पढ़ते थे, अच्छे विद्यार्थी थे, किस स्कूल में जाते थे, आपके पिता क्या करते थे? थोड़ी सी जानकारी कृपया हमें इस बारे में दीजिए। धन्यवाद राजेश जी। एक अच्छा और विस्तृत प्रश्न आपने प्रारंभ में पूछा है। तो जैसा आपने बताया, 4 फरवरी 1960 मेरा जन्म हुआ था कानपुर के गांव में, जिसका नाम बंसठी है, और हम अभी भी उस नेटिव प्लेस से जुड़े हुए हैं। प्रारंभिक शिक्षा हमारी प्राइमरी स्कूल में गांव में ही हुई, और 6th स्टैंडर्ड में मैंने वहाँ से माइग्रेट कर लिया सिटी आके। लेकिन किशोरावस्था में जो समय हमारा अधिक से अधिक गुजरता था, वो प्रकृति के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़ता था। बाग बगीचे, खेत खलिहान, बारी, तालाब, झील, नहर, ये सब चारों तरफ बिखरे पड़े थे। तो मैं हर चीज़ को किसी न किसी ध्वन्यात्मकता, किसी न किसी वर्णनात्मकता और किसी न किसी विशिष्ट उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा करता था। अब 1973-74 में मुझे लिखने का शौक चल रहा है। तो पहले मैं माँ को और अपने मामा को, दोनों को देखा करता था कि वो कुछ लिखते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनकी कविताएं पढ़ पढ़ करके ढल गया। फिर महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जैसे छायावाद के स्तंभों के कृतियों का अध्ययन किया धीरे धीरे। तो हुआ क्या, मन बदल गया। जब मन बदल गया तो 2014 से हमने
नियमित लिखना शुरू कर दिया। कुछ भी लिखो, छपे या ना छपे। लेकिन पहली जो कविता थी मेरी छपी हुई, जहाँ से मैं साहित्यिक यात्रा की नींव कह सकता हूँ, वो थी, अगर आप अनुमति दें तो मैं सुनाऊँ उसको। प्रभु, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं सुनाऊँ। आपसे हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपकी पहली रचना। जी, अवश्य। शीर्षक है मैं प्रतीक्षा हूँ। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। ये भाषा, ये शैली और ये भावनात्मक जो लिखा है, ये बिल्कुल ही अलग है। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ देखती रथ में, और प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती रथ में। रूप का उपमान हूँ मैं सबल बख्शा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। मैं एक ही स्टेंजा सुना रहा, काफ़ी बड़ी है कविता वैसे। ये इसके बाद अगली कविता जो है हमारी छपी सरिता में, और उसका बोल थे, मेरे जीवन का मधुर काल बन गया मुझे अली महाभार। तो इन दोनों का कविताओं के प्रकाशन से मुझे प्रेरणा मिली। लेकिन बीच में आ गया अध्यवसाय। एमकॉम के बाद अध्यवसाय बड़ा ज़रूरी था। तो हम अध्ययन तो बहुत कुछ कर चुके थे इंटरमीडिएट में, मेरे पिताश्री के कॉलेज में, मैं भी वहाँ का स्टूडेंट रहा हूँ। तो लाइब्रेरी मेरे को खुली उपलब्ध थी। तो हम उस टाइम बहुत बड़े अध्येता बने थे, और हमने चारों वेद पलटे। पढ़े तो नहीं कह सकते, क्योंकि पूरा पढ़ने पर भी समझ में नहीं आया। तो 5-10% जो कुछ आइडिया लग गया, तो चारों वो पढ़े, कुछ उपनिषद पढ़े, और ये कवियों की कविताएं पढ़ी। चीज़ बनती गई। 5 साल की उम्र में मैं धारा प्रवाह रामचरितमानस पढ़ सकता था। और मेरे एडमिशन के टाइम पे हमारे प्रिंसिपल ने हमसे यही कहा कि कुछ रचनाएं सुनाओ, वो रामायण की, चौपाइयाँ सुनाओ रामायण की। तो मैंने उनको धनाधन धनाधन सुना दिया। वो बोले अच्छा। कुछ प्रश्न पूछे, और उसके बाद बुलाया क्लास टीचर को, कहने लगे इसका तीसरे में एडमिशन कर लो। तो नर्सरी, केजी 1, 2, 3 तो ख़त्म हो गया। हुँ। ये प्रारंभिक स्थिति थी। उसके बाद कक्षा 6 में तो मैं गांव में रहा, फिर मैं शहर आ गया। शहर में भारतीय विद्यालय इंटर कॉलेज करके है कानपुर में। पिताजी वहीं टीचर थे और मैं वहीं का स्टूडेंट हो गया। तो आराम ही होता था कि उनके साथ जाना, उनके साथ आना। लेकिन परेशानी होती थी कि उनसे दाएं बाएं नहीं हो सकते थे। बिल्कुल, बिल्कुल। लिखने का शौक था। एक दिन उनको पता चला कि अरे, तू क्या करते रहते हो, तुम्हें पता है पद्माकर को कोड़ हो गया था, तुम छंदों वंदों के चक्कर में पड़ते हो, तुम्हारी तबीयत तबीयत खराब हो जाएगी, कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मम्मी से बोला, कहाँ है इसकी अलमारी, देखो उसमें क्या क्या रखा, उठा के लाओ सालू। बड़ी बहन को जी, उठा करके ले आया। उन्होंने कहा कुप्पी का तेल देना। कुप्पी का तेल लिया, उसके ऊपर डाला, और जय माता दी कर दी। क्या बात है! अच्छा, ठीक है, और ठीक बड़े है। बेअसर होकर हम देखते रहे अपने आशियां जलते हुए। क्या बात है! वाह! लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ बचा था, उसको धीरे धीरे एकत्र किया। एकत्र करने के बाद लिखते भी रहे। लेकिन व्यवसाय में समय अधिक दिए जाने के कारण हमारे लिए ये संभव नहीं हो सकता था कि हम नियमित रूप से लिखें, और नियमित रूप से लोगों से भेंट भी करते रहे। इसीलिए कोई मुझे जानता नहीं था जब मैं प्रवेश किया साहित्य के क्षेत्र में। लेकिन अच्छा, आप सब लोगों की शुभकामनाओं के साथ हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो संजीव जी, ये बताएँ, आपने ज़िक्र किया कि आपकी माँ और मामा कविताएँ लिखते थे।
और आपकी रुचि इसी वजह से इस तरफ गई, थोड़ा-सा समझ सकते हैं हम लोग। तो परिवार में और भी कोई था जो साहित्य में जिसकी रुचि हो? नहीं, मेरे परिवार में मेरे पिताश्री अकेले थे, अच्छा, तो और कोई लोगों का नहीं था। अच्छा। अनिल जी का था, अनिल जी जो बलराम को जानते हैं आप? जी, जी। केंद्रीय साहित्य अकादमी के। हुँ, हुँ। तो बलराम जी के गुरु थे हमारे मामा जी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आपको अंदाज़ा है कि जब आपका ये पूरा साहित्य अग्नि के भेंट किया गया तो उसमें क्या-क्या आपका चला गया? देखिए, उसमें और सब चीज़ें तो छोटी-मोटी थी, गईं कोई बात नहीं, लेकिन मैंने 18 या 21 सर्ग का एक महाकाव्य लिख रखा था सावित्री पर। अच्छा, तो बस वो गुम हो गया और दोबारा लिखने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अच्छा। ऐसे ही ठीक मेरे है। साथ एक हादसा फिलीपींस में हो गया। मेरी अच्छा। पर्ची किसी ने पार कर दी और उसमें शबरी पर लिखी हुई पूरी किताब हुँ। दिल अच्छा। टूट के रह गया राजेश जी, दिल टूट कर के। जी, जी, जी। तो संजीव जी आपकी शिक्षा किस विषय में हुई थी? आपने क्या पढ़ाई की और क्या-क्या चीज़ें देखी? क्या साहित्य से उनका कोई लेना-देना था या जी सर, दूसरी साहित्य धारा से में? कोई लेना-देना नहीं था। अच्छा। हमने कॉम किया, बीकॉम किया, एमकॉम किया, फिर एलएलबी किया, फिर पीएचडी किया हुँ, और हुँ। फिर डिप्लोमा लिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, हुँ, हुँ। एडवांस डिप्लोमा। जी, जी, और जी। उसके बाद कोबॉल प्रोग्रामिंग का कार्यक्रम हमने थोड़ा बहुत सीखा आईआईटी में जा कर के, लेकिन उससे ये हुआ कि बेसिक फंक्शनैलिटीज़ का आइडिया अभी भी है, नए कंप्यूटर्स के बारे में भी है। तो वाह! और छोटे-मोटे और भी कई सारे कोर्सेज़ या वर्कशॉप्स करते रहे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण डिग्री जो मैं मानता हूँ, वो एमआईटी के स्लोन स्कूल से मेरे को जनरल मैनेजमेंट में कन्फर्मेंट किया, उपाधि मिली। अच्छा। सबसे अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मुख्य रूप से आप वाणिज्य में और प्रबंधन वाणिज्य में, में, प्रबंधन में और कानून में। ये कानून में आपने पढ़ाई की। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप संजीव जी किस तरह से कार्य जगत में आपने प्रवेश किया और क्या-क्या काम किया, क्या-क्या आपकी उपलब्धियाँ हुई? मैं हमें ये भी मालूम है कि आप जो अधिशासियों की या एग्ज़ीक्यूटिव्स की बड़ी सूची होती है, प्रमुख सूची होती है, उसमें भी आपका नाम आया है। तो कृपया थोड़ा जानकारी हमारे सुनने वालों को दीजिए अपने कार्य जगत के बारे में। देखिए, बजाज हिंदुस्तान मेरा लास्ट एंटरप्राइज़ था एट व्हिच आई वर्क्ड। इसके पहले मैं टारस म्यूचुअल फंड ग्रुप में था। 15 साल वहाँ गुज़ारे और 15 साल यहाँ गुज़ारे। तो जब मैंने जॉइन किया था तो 2 शुगर मिल और 2 डिस्टिलरी थी और अंत में 16 मिलें हो गईं, 8 डिस्टिलरीज़ हो गईं, 11 कोजेन प्लांट हो गए, 5 मिनी पावर प्लांट हो गए और 1 मेगा पावर प्लांट हो गया। इतना सारा कुछ काम करवाया। कहीं किसी गाड़ी को रुकने नहीं दिया। हमारा अश्वमेध घोड़े की तरह हम चारों तरफ लड़ते रहे और जीतते रहे। बहुत अच्छा। हमारी समस्याओं में यहाँ तक स्थिति आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अमेंडमेंट्स करने पड़े। जी। तो ये हमारी अध्यवसाय की स्थिति थी। लेकिन मैं कैपिटल मार्केट से जुड़ा होने के बावजूद बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा था। तो मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं, बजाज में हम आ गए। बजाज में अच्छा। हमने अपने 15 साल के पीरियड में तकरीबन 3600 से अधिक केसेस हैंडल किए और अनुमानतः 90 से 95% केसेस में हम जीत पाए। अच्छा, अरे वाह! बहुत बहुत अच्छी से बड़े सफलता बड़े की। से बड़े केस में भी हम कुछ ना कुछ विजय लेकर के ही आए। वाह! वाह! ये एक अच्छा अनुभव था। बहुत सारे लेवल पर इंटरेक्शन था और बहुत सारे सीनियर एडवोकेट्स के साथ में वो था, रिलेशन था और जी, केसेस हम खुद तैयार करते थे और सिर्फ फाइल करा देते थे। इससे हमें ज्ञान हुआ कि केस कैसे तैयार होना चाहिए। इस बहुत तरीके अच्छा। से एक लॉ डिपार्टमेंट की तरह मैंने चलाया। इसके अलावा चूँकि मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोजीशन पे था, चेयरमैन से नेक्स्ट हो कर के, तो अच्छा।
तो हर चीज़ में एक विचार की मैनेजमेंट कमेटी का पार्ट होने के नाते हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट रहता था और मैंने ऑर्गेनाइजेशन को बड़े केसेस में कहीं भी हारने नहीं दिया, एक भी केस नहीं आने दिया। इनमें अरे बड़े वाह! तो संजीव जी, आपने कार्य जगत में कदम कैसे रखा? थोड़ा इसके बारे में भी हमें जानकारी दीजिए, हमारे दर्शकों को, कौन-सी कार्य श्रोताओं जगत को। साहित्य में? कार्य जगत, काम जब आपने शुरू किया, तो कहाँ नौकरी शुरू की? कैसे तरक्की की? क्या आप कानपुर में ही काम करते थे? ये नहीं, थोड़ा जानकारी दें। कानपुर में हम थोड़े समय रहे, फिर दिल्ली आ गए, फिर एशियन ग्रुप के साथ काम किया, फिर एचबी ग्रुप के साथ काम किया और अंत में बजाज में। तो बहुत बढ़िया। हम कह सकते हैं कि हमारे पास 15 35 साल के आसपास का एक्सपीरियंस रहा कॉर्पोरेट हाउसेस में। बहुत बढ़िया। वो और काफ़ी जो जो फोर्ब्स की सूची थी, उसमें आप किस नंबर पर थे या कौन-सी हाँ, सूची थी? मुझे ठीक फोर्ब्स से याद नहीं। जी, उसमें मेरा 236वां हाइली पेड एग्जीक्यूटिव में नंबर था। वाह, वाह! बहुत बढ़िया। ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। एक साधारण परिवार से उठकर यहाँ पहुँचने का तो बड़ा हर्ष होता है। जी, जी, जी। बहुत, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोई बात आपको याद आती है जो आपको अभी भी याद है अपने काम के सिलसिले में, जब आप मतलब कुछ ऐसा अद्भुत हुआ हो जो आपको अभी तक स्मृति में है और सर जी, जिससे बजाज जॉइन करने के बाद जो काम हुआ था, वो अद्भुत ही होता था। हर काम अच्छा, अपने आप में अद्भुत होता था, तो उसे अद्भुत तरीके से हैंडल करना पड़ता था। ये अच्छा, बहुत टीडियस था, एक के बाद एक सारी इंडस्ट्री से हम लड़ाई ले रहे थे, लेकिन अच्छा। और बाद बहुत में तो अच्छा। हमारा नाम जपने लगे, ये कह कर अच्छा, के ऐसा कुछ मत करो, डॉक्टर साहब स्टे ले आएँगे। अच्छा। तो यहाँ आपकी तक डॉक्टरेट किस पर थी संजीव जी? डॉक्टरेट आपने किस विषय पे की थी? चाइल्ड लेबर लॉस अच्छा, मतलब वो भी कानून से जुड़ा हुआ विषय था। कानून से जुड़ा हुआ था और इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ था। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो आप हमें ये बताएँ कि आपने वो अपना जो काम है बजाज ग्रुप से, वो समय पूरा होने पे छोड़ा या आपने पहले छोड़ दिया या आप अवकाश लेना चाहते थे? क्या रहा मतलब? मेरा एक लक्ष्य क्योंकि था कॉर्पोरेट में तो उम्र का कोई बंधन होता नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हमारा एक लक्ष्य था कि 55 साल की उम्र में या 56 साल की उम्र में मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लूँगा और आगे के 10-15 साल अपने लिए जीऊँगा। वाह! कि पैसा कमाना तो ठीक है, लेकिन उसकी अति भी ठीक नहीं है। जी। तनख्वाह काफ़ी अच्छी दे दी थी, तो मैं खर्च ही नहीं कर पाता था। कितना खर्च करूँ? तो हुँ, बचत हो जाती थी तो कहीं इन्वेस्ट हो जाता था। तो हमने कहा अच्छा। क्या करेंगे इतना पैसा ले जाके, बच्चे सब पढ़ लिख कर के अपने-अपने धंधे में लगे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट है नहीं। जी, जी, जी। तो नहीं फिर हम प्रैक्टिस में आ गए। प्रैक्टिस में आए तो हमने किताब लिखी थी रेरा अच्छा, रियल एस्टेट लॉ। उस किताब का इकलौता संस्करण उपलब्ध था जब 2016 में इसे लागू किया गया। अच्छा, अच्छा। एकमात्र मेरी किताब अवेलेबल थी तो हॉटकेक की तरह खूब बिक गई। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और वहीं से एक ऐसा जंप आया कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन समवेयर नवंबर दिसंबर ऑफ 2016 हमारे पास 1782 लाइफ फाइल्स थी, अच्छा, जो शायद ही बहुत किसी बड़े लॉ फर्म के पास होंगी। जी, जी, जी। और हमने रेरा और अन्य मैटर्स में मिला के तकरीबन 2000 से 2200 केसेस किए हैं। इस प्रकार अब तक जो फ्लाइंग आवर्स हैं लॉ में, उनकी संख्या बहुत बड़ी हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो संजीव जी, अब हम चलते हैं, ऐसा कहा जाता है जो सही भी है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो अब हम आपके शरीक हयात के बारे में जानना चाहते हैं। उनके थोड़ा परिचय दीजिए, कैसे आपका विवाह हुआ और क्या यह
कि जिसको हम कहते हैं अरेंज्ड मैरिज थी, या आपने पसंद किया या उन्होंने पसंद किया? कुछ हमें जानकारी दीजिए, हमारे कि दर्शक ज़रूर जानना मैरिज चाहेंगे। तो अरेंज थी, मैरिज तो अरेंज थी, मतलब अरेंज हुई थी, फिर डिसअरेंज हो गई। जब अच्छा, डिसअरेंज हो गई तो हमने ये सिद्धांत माना कि अगर हमारे साथ किसी का नाम जुड़ने का इतना लंबा हो चुका है, तो फिर ऐसी दशा में उसको दूसरी जगह जाने पर परेशानी पैदा ना हो। तो ठीक है। पिताश्री ने पहले हाँ कर दी थी, फिर बाद में पता नहीं किन्हीं कारणों से ना कर दी। तो मैंने अच्छा, उनसे यही बोला कि आपके दिए हुए वचन को मैं पूरा अवश्य करूँगा, अधूरा नहीं वो रहे। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत हमने बढ़िया। एक सादे समारोह में शादी कर ली। अच्छा, तो ये पिता ने आपको अनुमति दे दी ये काम करने के लिए? नहीं, उनकी 3 शर्तें थीं। पहली ये अच्छा, कि शादी में शामिल नहीं होऊँगा, दूसरी ये कि बहू मेरे घर नहीं आएगी, अरे! अच्छा, तीसरी ये कि तुम अलग मकान लेकर अच्छा, तो आपको वहीं उसी शहर में दूसरे मकान में जाना पड़ा। रहना पड़ा। और 14 वर्षों के बाद अच्छा, रीयूनियन हुआ। अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत अच्छा है। तो अब हम चलते हैं आपके साहित्य की तरफ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी प्रमुख जो रचनाएँ जो हैं, संकलन को छोड़ दें, तो वो किसी न किसी स्त्री पात्र पर या ऐसे पात्र पर जो जिस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो उपेक्षित है, उन पर आपने खंड काव्य लिखे हैं और बहुत जमकर लिखे हैं। और अगर हम अपने दर्शकों को उनके नाम भी बता सकते हैं, उनमें उर्वशी है, गुंजन, अंजिता, आकांक्षा, मेरे ये इंदुलेखा, ये तो आपके प्रबंध काव्य हैं। यक्ष कथा, तिष्य रक्षिता, कोणार्क पर आपने लिखा है, माधवी, अश्मा, वासवदत्ता, भानुमति और अब लंकेश्वर। तो आपकी रुचि ऐसे पात्रों में क्यों होती है और क्या आपको प्रेरित करता है और इसकी पृष्ठभूमि क्या है? क्या आप इस इनका अध्ययन करते हैं या पहले आपने अध्ययन किया हुआ है? कुछ बताइए। 3 बातें, पहला ये कि जो कहानी चल रही है, जो व्यवस्था चल रही है किसी चरित्र के बारे में, उसको कोई छूना नहीं चाहता। जी। दूसरी चीज़ ये है कि जिस जिस व्यक्ति ने रामायण या महाभारत लिखी वो विद्वान तो थे, लेकिन उनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थीं। तो इसलिए मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की आवश्यकता पड़ती है। एक चरित्र दूसरे चरित्र से कैसे पेश आ रहा है, किस प्रकार से संबंधों का निर्वाह हो रहा है, ये आवश्यक पड़ती है। फिर उस चरित्र को आगे कैसे खड़ा किया गया, कैसे वो एक्सपोज़र में आया, वो चीज़ पता चलती है। किसी घटना या दुर्घटना से उसके मनोमस्तिष्क पे क्या-क्या प्रभाव पड़ा, ये आवश्यकता पड़ती है। इन सबको को जब देखोगे तो लगेगा अरे! भानुमति जैसे किरदार का नाम एक बार भी महाभारत में नहीं आया, और जबकि वो दुर्योधन की पत्नी थी, एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर की पत्नी थी और एक्टिव थी, तो जी। इसलिए लिया। उर्वशी के जहाँ तक सवाल था, मुझे लग रहा था कि ब्रहनला बनने में क्या उपयोग है? तो वही ढूँढते-ढाँड़ते हम ये पहुँच गए कि उर्वशी ने अर्जुन को प्रणय निवेदन किया था, जिसे अर्जुन ने ठुकरा दिया, तो उन्होंने उनको नपुंसक हो जाने का अभिशाप दे दिया। जी। लेकिन वो काम आया उनके अज्ञातवास के दरमियान में। तो इसी तरीके से हर कैरेक्टर के एनालिसिस माधवी, माधवी मैं महाकाव्य कहूँगा क्योंकि उसमें जीवन के समस्त अंग हैं। माधवी की पूरी कविता है और ये काफ़ी बड़ी 300 पेज की किताब है। अच्छा, अच्छा। तो माधवी का चरित्र भी वैसे ही है कि एक बाप को क्या अधिकार था कि वो अपनी बेटी को किसी को सौंप देता कि जा तू इसे ले जा, इसका बेटा चक्रवर्ती राजा होगा, किसी राजा से बेच करके घोड़े ले ले। जी, रिडिकुलस जिसे कहते हैं। तो हमने कहा इसको भी देखना आवश्यक है कि माधवी कैसे डील किया होगा सारे सिस्टम को, सारे लोगों को। तो जी। ऐसा देखने में लगा कि वो बड़ी मैच्योरिटी के साथ उसने सारी चीज़ें डील की। लेकिन कितना बहुत बड़ा त्याग, 4 बच्चे पैदा किए और हुँ, चारों हुँ। चारों को दूध तक नहीं पिला सके। ओह हो! दुखद। ऐसे मातृत्व का जो बोझ है,
या जो उसमें जो दुःख है, उसमें जो पीड़ा है, उसको किस तरीके से ग्रहण किया होगा, माधवी ने देखा होगा या सोचा होगा या पाया होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के मैंने इसकी रचना की। थी सुरक्षिता अशोक की चौथी पत्नी थी। ये तीसरी पत्नी की परिचारिका हुआ करती थी और मोहित हो गए अशोक जी तो उससे शादी कर ली। अब कहाँ 20 साल की लड़की और कहाँ 60 साल का अशोक, सम्राट अशोक। शायद रिलेशनशिप पक्की नहीं हो पाई, मैच्योर नहीं हो पाई। तो उसने अपने बेटे बड़ी वाली जो रानी थी उनके बेटे कुणाल को प्रपोज कर दिया। कुणाल ने बोला तुम तो मातृवत हो, तो फिर बाद में उसके आंख निकलवा ली। ये प्रतिशोधात्मक सोच कैसे पैदा होती है, इस चीज़ को झांकने के लिए हमने इसका इसकी रचना की। जी। ऐसा ही कोणार्क कोणार्क में हिंदी में कोई काव्य कृति उपलब्ध नहीं थी। दूसरे कोणार्क हमको वैसे भी अट्रैक्ट कर रहा था कि हमको 2 बार 3 बार वहाँ जाना पड़ा। मुझे लगता था कि ये शिल्प कैसे बना और ये कैसे टूटा, उसका क्या कुछ है, तो वो सोच-सोच करके वहाँ से सारी चीज़ें इकट्ठी करके हमने इसको लिखा। ये सचमुच बहुत छोटा-सा लघु महाकाव्य कहना चाहिए, खंड काव्य नहीं कहना चाहिए। लघु महाकाव्य कहना चाहिए। बहुत ही अच्छा कहा है, लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक्स दिए हैं वरिष्ठों ने। तो हम उन सबको इकट्ठा करके कोणार्क विमर्श के नाम से किताब निकालेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ हमें लंकेश्वर के बारे में भी जानकारी दें डॉक्टर साहब? लंकेश्वर हमारा नया प्रोजेक्ट है। नया प्रोजेक्ट 2 हैं, एक लंकेश्वर है और एक अग्नि परीक्षा। ये दोनों ही जी, रामायणकालीन घटनाएँ हैं। हमने कहा महाभारत में जुटे रहेंगे तो ठीक नहीं है, तो ठीक है। रामायण की तरफ नज़र डालें। वैसे ये प्रोजेक्ट आज के 12 साल पहले शुरू हुए थे, अच्छा, लेकिन उनको कंप्लीट करने का समय नहीं मिला और अब उनको कंप्लीट किया है। तो लंकेश्वर में पृष्ठभूमि इस प्रकार है कि कल लंकेश्वर को रण क्षेत्र में जाना है, युद्ध स्थल पे जाना है। तो जी, ऐसी दशा में जब वो युद्ध स्थल पे जा रहा है और उसका मरना तय है, तो उसकी यादें उसको पीछा करती हैं रात में पूर्व संध्या पे। यादें अच्छा। यादें कैसी कि वो कैसे उसने पढ़ा, कैसे उसने तपस्या की, क्या-क्या अभिशाप मिले, कैसे शादियाँ की उसने और किस-किस प्रकार से उसने सारा डेवलपमेंटल काम किया। जी, तो वो एक तरीके से एनसाइक्लोपीडिया है, ब्रीफ एनसाइक्लोपीडिया अबाउट रावण, अच्छा। सर्टेन प्लेसेस डिफरेंट पार्लेंस। जी। तो संजीव जी अगर आपके पास है आसानी से उपलब्ध तो लंकेश्वर का कोई अंश अगर आप सुनाना चाहें या आपके दूसरे प्रोजेक्ट का अग्नि परीक्षा अग्नि परीक्षा में निश्चित रूप से सीता जी के बारे में कथा होगी। दोनों दोनों हुआ है। जी, मैं लंकेश्वर के कुछ एक अवश्य, अवश्य। स्टैन्ज़ा सुनाता हूँ। 1 सेकंड। श्रीहत श्रीहत शशिकला क्षीण नव पर वाह! मंथर गति से ये पवन चल रही मंथर मंथर ऐसे करके हम मैं जी, बोल लूँ तो अच्छा समझ आ जाए।
ओवरलोडिंग हो जाती है सर। मुझे जी, जी। मुझे अपनी प्रथम कविता पूरी मिल गई है। हाँ, वो सुना दीजिए आप, ठीक है। पहले मैं दूसरी कविता आपसे बाद में हम लोग सुनेंगे। प्राण तेरे प्राण की मैं एक इच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। शून्य है पथ, स्नेह लथपथ, देखती रथ में। वाह! प्राण तेरे प्राण का प्रण लेखती अथ में। स्नेह के उपमान की नृत्य एक शिक्षा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। बहुत अच्छे। देखती हूँ मौन लोचन मौन सम्मोहन, देखती हूँ मौन लोचन मौन सम्मोहन। प्राण तेरे प्राण का दुख और आकुल मन, देखना पथ छोड़ दूं क्यों, वो अनिच्छा हूँ, द्वार पर तेरे खड़ी हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शक्ति जब तक स्नेह तब तक पल रहा प्रतिपल, शक्ति जब तक स्नेह तब तक पल रहा प्रतिपल। प्राण तेरे प्राण का मैं क्रोध हूँ कोमल, रूप वाह! व्याग्नि हूँ, सबल बख्शा हूँ, द्वार पर तेरे खड़े हूँ मैं प्रतीक्षा हूँ। ये उन्नीस बहुत सौ अच्छा। सत्तानवे की भाषा है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। रावण का जो प्रारंभिक छंद है वो जी, संजय सुनाता हूँ। और जी। भाषा का एक डिफरेंट तरीके का प्रयोग देखिएगा। स्वागत है। श्रीहत शशि कला क्षीण नभ पर, नीरव निशीथ का शांत प्रहर। कांप वाह! पवन रह रहे थर थर, विस्मित उडगन निश्चल अंबर। अरे वाह! आपदासन्न था स्वर्ण नगर, विचलित रावण कुल कपिसुर नर। अविरत लंका का महासमर। बहुत बढ़िया। नहीं सर। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा चित्र आपने खींच दिया है। बहुत ही बढ़िया है। और संजीव जी, और कोई कविता आप सुनाना चाहें? आपकी बहुत प्रसिद्ध कविता है, प्यार से जुड़ी हुई, अगर आपको याद आती है हाँ तो नहीं है। आप जरूर दर्शकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिंदगी में दाल रोटी, मतलब रोटी कपड़ा और मकान की अपनी स्थिति है, अपनी जगह अवश्य अनिवार्यता है। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ एक चौथी अनिवार्यता है प्यार की। अगर प्यार का अभाव, माँ के प्यार का, बहन के प्यार का अभाव रहे, प्रेयसी के प्यार का अभाव रहे, तो ऐसी दशा में मनुष्य जो है वो टूट जाता है, या वो अवसाद का शिकार हो जाता है, या वो उग्रवादी हो जाता है। जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि प्यार को जिंदा रखना होगा, यही हमारी सबकी कोशिश होनी चाहिए। ये बहुत प्यार बढ़िया। सिर्फ पति पत्नी का प्यार नहीं, प्यार हर व्यक्ति के साथ आपस में किया जाना चाहिए। तो आपके अनुरोध पर आपका स्वागत है हार्दिक। प्यार घर मर जाएगा। वाह! प्यार घर मर जाएगा, प्यार घर मर जाएगा, फिर क्या यहाँ रह जाएगा, फिर क्या वाह! यहाँ रह जाएगा। बहुत बढ़िया। धरती और सिसकता आसमां रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। कौन तब बातें करेगा, कौन यूं छेड़ेगा तब, और कौन समझाएगा दिल को, तन्हा होगा दिल जब। अरे वाह! रूठना और मान जाना, रूठना और मान जाना, बेसबब रह जाएगा, बेसबब रह जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। वाह! 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 धड़कनों के इस राग सहसा शांत से हो जाएंगे, होठ सहमे से जुदा मुस्कान से हो जाएंगे, होठ में सहम सहमे से लोग घबराएंगे, सुना आसियां रह अरे जाएगा, क्या बात है! प्यार घर मर जाएगा, प्यार घर मर जाएगा। बहुत बढ़िया।
पानी की लहरों बिना सूखी नदी बस नाम की। क्या बात है। रूह जब प्यासी रहेगी, रूह जब प्यासी रहेगी, जिंदगी किस काम की, वाह जिंदगी वाह। किस काम की। तो ऐसी नीरस जिंदगी को कौन फिर जी पाएगा, प्यार वाह 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 वाह, बहुत जाएगा। बढ़िया। गुल गुलशन के बिना फिर बागवा भी किस लिए, वाह हरी साथी के बिना ये कारवां भी किस लिए। वाह। जिंदगी में एक पतझड़ का समा रह जाएगा, प्यार प्यार अगर बढ़ जाएगा, वाह वाह। हर कोई जीता रहेगा, आप में ही गुमशुदा, और आपसे वाह। कोई न पूछे, रूह हो जब गमज़दा, तो फिर फसाना दिल का दिल में, अनकहा रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आखिरी बंद है। जी। महफिलें सूनी रहेंगी जब न दिल भर आएगा, महफिलें सूनी रहेंगी, कौन बनकर जुस्तजू तब जिंदगी में छाएगा, कौन बनकर जुस्तजू, वाह। हमदम हम सफर हम राज ही रह जाएगा, प्यार अगर मर जाएगा, प्यार। बहुत सुंदर, बहुत बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। आपकी आवाज भी बहुत सुंदर उसको, कविता को प्रभाव छोड़ती है। तो संजीव जी, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, और अ, एक सत्र तो काफी नहीं है आपसे, आपके बारे में जानने का, समझने का। मुझे लगता है कि आप अभी अमेरिका में हैं, वहाँ देर भी हो रही होगी। आप कुछ आराम कीजिए, और हम इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे, और दूसरे प्रसंग में आपके और रचनाओं के बारे में, आपके काम के बारे में, और आप तो समाज सेवा में भी जुड़े हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, अपने दर्शकों से आपका परिचय कराएंगे। तो आपका हार्दिक धन्यवाद। तो खंड दर्शकों, दो, आज हमारे थे खंड दो प्रोफ- रिलीज, जी। ये खंड एक हो गया और खंड दो रिलीज हाँ, करेंगे। तो ये संजीव कुमार जी आज हमारे साथ थे। उनके जीवन के बारे में और उनके प्रारंभिक साहित्य रचनाओं के बारे में हमने जाना, उनकी कविताओं को सुना, और खंड दो में हम लोग बातचीत करेंगे उनके आगे के साहित्य के बारे में, साहित्य पर उनके विचारों के बारे में, और भविष्य में उनकी योजनाओं के बारे में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।